नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 1920 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, कि आप जब एक्नॉलेजमेंट साइन करते हो किसी पेमेंट के रिगार्डिंग या किसी राइट के अगेंस्ट, तो देन उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 8। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज द एक्नॉलेजमेंट। देखो, एक्नॉलेजमेंट सिंपली इज एन एडमिशन, एक तरह से एडमिशन, आप एडमिट कर रहे हो, डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिशन, दैट देयर इज डेट आउटस्टैंडिंग। मान लो सपोज ए ने बी से कोई डेट ले रखा है, कोई मनी उधार ले रखी है। आफ्टर दैट वो सिंपली एक्नॉलेज करता है कि यस, एडमिट करता है रिटर्न में कि मैंने आपसे ये पैसे ले रखे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके, जितने भी पैसे लिए सच एंड सच मनी। ठीक है, तो इट इज क्लियर एंड डेफिनेट एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी बाय द डिफेंडेंट। अपने लाइबिलिटी को एडमिट करना, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, बट इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट राइटिंग, अब जब आप एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में देते हो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लीगली इफेक्ट क्या रहेगा। तो सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है। ठीक है, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। देखो, ये दोनों एनी प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट भी एक्नॉलेजमेंट, जरूरी नहीं कि मनी के अगेंस्ट होगा। एक्नॉलेजमेंट एनी प्रॉपर्टी राइट होगा, या प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी राइट, या फिर एनी अदर राइट। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट मतलब एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट। उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो लाइबिलिटी आप उसको एडमिट कर रहे हो, या कोई राइट है उसको एडमिट कर रहे हो, हैज बीन मेड इन राइटिंग, रिटर्न होना चाहिए, साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम्ड। तो साइंड होना चाहिए बाय द पार्टी or by a person through whom he believes his title of liability of fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed. Acknowledgement is a document, एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको रिटर्न में देते हो, साइन, एडमिट करते हो इसमें अपनी लाइबिलिटी एडमिट करते हो with respect to the other person। ठीक है, तो देन ये एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट प्रॉपर्टी राइट भी हो सकता है और एनी अदर राइट, कोई भी राइट हो सकता है, जरूरी नहीं कि डेट के रिगार्डिंग हो, कोई भी राइट हो सकता है, प्रॉपर्टी और एनी अदर राइट। बट एक्नॉलेजमेंट आपका मस्ट बी मेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, तो मान लो सपोज दिस इज योर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, इससे पहले, अब ये 3 ईयर का है, कितना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 ईयर। तो बिफोर दैट यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट राइट कर दिया, तो आपका फिर से पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो गया, 3 ईयर आपको फिर मिल गया। जिस दिन आप उसको साइन करते हो, सिग्नेचर साइन करते हो, फ्रॉम दैट डेट आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो गया, आपको फिर से उतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल गया, बिकॉज दैट पर्सन एडमिटेड हिज लाइबिलिटी बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट, बाय वे ऑफ एडमिशन। बट मेन यहाँ पे जो कंडीशन है, एसेंशियल एलिमेंट है, दैट इज बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आपका एक्नॉलेजमेंट साइन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, acknowledgement must be in writing. Second, acknowledgement signing must be made before the expiration of prescribed period, and acknowledgement must be signed by the person making the acknowledgement or his duly authorized agent, duly authorized जिसको उसने authorize कर रखा है, ठीक है, वो भी assign कर सकते हैं on the behalf of the जो पर्सन है। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी मेड बाय द पार्टी
against whom may any property or right is claimed, or by some person through whom he derives this title. ठीक है, acknowledgement need not be express, it may be necessary implication. आप जरूरी नहीं कि उसको एलेबोरेट करके लिखो, एक्नॉलेजमेंट छोटा सा आप सिर्फ लाइबिलिटी एडमिट कर दो, दैट्स ओके। उसमें पूरी हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं होती एक्नॉलेजमेंट में। तो इन दैट केस दैट इज एक्नॉलेजमेंट, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रीलॉम्स में आपको आ सकता है, एक तरह से आपको फ्रेश टाइम यहाँ पे ग्रांट करता है from the date of when you signed or when you made the acknowledgement, ठीक है। साइन जब साइन करोगे तब से वो माना जाएगा, acknowledgement was so signed, sign is very important here. Next clause, where the writing containing the acknowledgement is undated, oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provision of Indian Evidence Act 1872, oral evidence of content shall not be received. देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 और 92 ऑरल एविडेंस जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऑब्वियसली आपका एक्नॉलेजमेंट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ऑरल एविडेंस नॉट अलाउड। अगर डॉक्यूमेंट एविडेंस है तो डॉक्यूमेंट इज बेस्ट एविडेंस, बट टू द एक्सटेंट ऑफ कि द टाइम अगर मिसिंग है एक्नॉलेजमेंट के अंदर, टाइम या डेट मिसिंग है, अनडेटेड है, तो इन दैट केस उस डेट को प्रूव करने के लिए कि कौन सी डेट में इसको बनाया गया था, कौन सी डेट में साइन किया गया था, कौन सा टाइम क्या था, तो इन दैट केस ओरल एविडेंस में बी अलाउड। ओरल टू दैट एक्सटेंट सिर्फ अनडेटेड, अगर उस डेट के रिगार्डिंग ही ओरल एविडेंस अलाउड है, अदरवाइज कंटेंट्स ऑफ द एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नॉट अलाउड। वहां पे 91 और 92 का प्रोविजन लग जाएगा। द नेक्स्ट इज explanation for the purpose of this section. An acknowledgement may be sufficient though it omit to specify the exact nature of property or right, or aware that the time for payment, delivery, performance or enjoyment has not yet comes, or accompanied by refusal to pay, deliver, perform or permit to enjoy, or is coupled with the claim to set off or it adjusts to a person other than person entitled to property right. तो मैंने एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं है कि आपको एलैबोरेट करके लिखो, आप उसके इंटेंशन ऑफ द जो स्टेटमेंट है उससे भी क्लियर लग सकता है पता कि ये एक्नॉलेजमेंट है किसके रिगार्डिंग बोला, लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द वर्ड साइन मींस साइन आइदर पर्सनली और बाय एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस केस। तो पर्सनली भी साइन कर सकता है पर्सन जिसकी लायबिलिटी, और वो उसके एजेंट भी जो ड्यूली ऑथराइज्ड है। एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर shall not be deemed to application in respect of any property right. तो जो कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर, that is not acknowledgement. Next section 19, effect of payment. Effect of payment on account, debt or interest or legacy. देखो section 18 talks about effect of acknowledgement. Then now section 19 talks about effect of payment or account of debt or interest or legacy, where payment on account of debt or interest of legacy. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेक्शन 18 एप्लीकेबल अपॉन एनी राइट अपॉन द प्रॉपर्टी, बट सेक्शन 19 ओनली अपॉन एप्लीकेबल अपॉन ओनली डेट और इंटरेस्ट और लीगेसी। तो मतलब सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे, डेट से रिलेटेड ही एप्लीकेबल होगा सेक्शन 19। इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बाय द पर्सन liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when payment was made. That is important। यहाँ पे कब से फ्रेश पीरियड स्टार्ट होगा, जब पेमेंट मेड हो जाएगी, और सेक्शन 18 में जब साइन हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। मान लो सपोज ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, रिकवरी ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। अब ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो, बट बिफोर दैट आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट मतलब आपने अगर पार्ट पेमेंट भी कर दिया तो देन फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट, ठीक है। मान लो पार्ट पेमेंट कर दिया तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द व्हेन पेमेंट वाज मेड, जब आपने पेमेंट एक्चुअल में मेड की। और सेक्शन 18 क्या होता है, साइन, ठीक है।
तो देन रिटर्न होना चाहिए। चलो यहाँ पे आप रिटर्न भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट, उसको साइन बाय द पर्सनली साइन और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, ऑलरेडी आपके सेक्शन में दिया है। Provided that the same case of payment of interest made before the first day of January 1928, an acknowledgement of the payment appear in the handwriting or in writing signed by the person making the payment. ये ज़्यादा important नहीं है, but next is explanation for the purpose of this section. Where mortgage land is in the possession of mortgagee, the receipt of rent or produce of such land shall be deemed to be payment. जो receipt है वहाँ पे दी आपको, वो payment माना जाएगा। That does not include money payable under decree or order. तो decree और order कोर्ट के ऑर्डर के अंदर जो डेट पे कर रहे हैं, तो that is not under section 9. section 9 में आपको पेमेंट मेड करना पड़ेगा। The now next is, देखो दोनों के साथ आपको रेड विथ करना है, सेक्शन 19 के साथ भी, सेक्शन 18 के साथ भी। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। अब ये बोलता है कि समटाइम क्या होता है, कोई पर्सन माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड है, उसके बिहाफ में कोई और पर्सन जो ठीक है ऑथराइज है, पेमेंट करता है या एक्नॉलेजमेंट करता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ in section 18 or 19 shall in case of person under disability includes his lawful guardian, committee or manager or an agent duly authorized by such guardian, committee or manager to sign the acknowledgement to make the payment. ठीक है, so the expression agent duly authorized in this behalf in section 18 or 19 shall in case of person under disability, मतलब कोई पर्सन डिसेबल है, अनसाउंड माइंड है, इडियट है, इंसेन है, माइनर है, इंक्लूड्स हिज लॉफुल गार्डियन, तो वो ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट हो सकता है, लॉफुल गार्डियन हो, गार्डियन उसके बिहाफ में एक्नॉलेजमेंट साइन करे, माइनर के बिहाफ में या एनी डिसेबल पर्सन के बिहाफ, या सेक्शन 90 में पेमेंट मेड करे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, या कमिटी और मैनेजर और एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सच गार्डियन, कमिटी और मैनेजर, या आगे उन गार्डियन ने ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, एक्नॉलेज टू मेक द पेमेंट, वो भी मैनेज कर सकते हैं, उनका भी इफेक्ट उतना ही रहेगा। बट नथिंग इन दिस सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ द सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर और मॉर्टगेजी चार्जेबल बाय पर्सन, चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट साइंड बाय अ पेमेंट मेड by agent any other of them। इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो सिर्फ पार्टनरशिप है, पार्टनर है, मान लो ABCD पार्टनर है, तो मेयर पार्टनरशिप इज नॉट सफिशिएंट हियर फॉर एक्नॉलेजमेंट और फॉर पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो AB जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर है, अगर ऑथोराइज कर रखा है कि B यहाँ पे मेड करेगा पेमेंट, तब वो ऑथोराइज माना जाएगा। अगर उसको स्पेशली ऑथोराइज कर रखा है, अथॉरिटी दे रखी है, सिर्फ मेयर कॉन्ट्रैक्टर जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर होने से अगर बी एक्नॉलेजमेंट करता है, दैट इज नॉट, ए इज नॉट लायबल फॉर दैट, ठीक है, ए के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग कब होगा, अगर उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखे है, आपस में टर्म डाल रखी है, कंडीशन है कि बी जितने भी एक्नॉलेजमेंट करेगा, बी ही एक्नॉलेजमेंट साइन करेगा, तो इन दैट केस या पार्टनर है, ABCD पार्टनर है, ठीक है। जनरल रूल ये है कि अगर डी कोई एक्नॉलेजमेंट करता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ABC, मेयर पार्टनरशिप इज नॉट सफिशिएंट। अगर ABC ने बी इसको ऑथोराइज कर रखा है डी को स्पेशली, देन डी का जो एक्नॉलेजमेंट है दैट इज बाइंडिंग अपॉन ABC, ठीक है, और उसके जो पेमेंट है तब वो बाइंडिंग होगा, उसको ऑथोराइज कर रखा है, अदरवाइज नॉट। फॉर द पर्पस ऑफ दैट सेक्शन an acknowledgement signed or payment made in respect of liability by or by the duly authorized agent, any limited owner of property who is governed by Hindu law, shall be valid acknowledgement or payment, as the case may be against or reversioner succeeding to such liability। अब देखो ये रिवर्शनर की बात कर रहे हैं। मान लो सपोज हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट। अब देखो ये लिमिटेड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप फॉर आवर लाइफ, कि जब तक उसकी लाइफ है तब तक उसको प्रॉपर्टी दे रखी है, आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू हस्बैंड, हस्बैंड अलाइव है बाय दैट टाइम तो ठीक है, नहीं तो LR को प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्शनल, ठीक है।
तो इन दैट केस ड्यूरिंग दिस पीरियड अपने लाइफ टाइम में डब्ल्यू ने कोई एक्नॉलेजमेंट कर रखा है या पेमेंट मेड कर रखा है, तो दैट इज बाइंडिंग अपॉन रिवर्शनर, वो रिवर्शनर के ऊपर भी बाइंडिंग रहेगा, समझ गए। नेक्स्ट, वेयर a liability has been incurred by or on behalf of a Hindu undivided family as such, an acknowledgement or payment made by duly authorized agent of the manager of the family for the time being shall be deemed to have been made on the behalf of the whole family. That is talks about कर्ता। जो जॉइंट फैमिली या अनडिवाइडेड फैमिली जहाँ करता है, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट साइन करता है या पेमेंट मेड करता है, वो होल फैमिली के बिहाफ में माना जाएगा, ठीक है। वो इफेक्ट उसका होल फैमिली के ऊपर इफेक्ट है, वो बाइंडिंग है होल फैमिली के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 18, 19 एंड 20। आपको तीनों सेक्शन एक साथ ही रेड करने हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, जिसको हम एडमिशन बोलते हैं, एडमिट ऑफ द लायबिलिटी, ठीक है। इन दैट केस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21, 22 एंड 23 पे। प्लीज आप हमारे चैनल, जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो की। और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो देन आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।